नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति संघानी, सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल, जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी AC2 यानी कि सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। चलो बच्चों, आज हम इस तास में अपने 4 चैप्टर का पुनरावर्तन करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 9, 10, 11 और 12। इन 4 चैप्टरों को आज हमें फिर से दोहराना है। साथ में मैं आपको पेपर स्टाइल भी समझाऊंगी, यानी कि पेपर स्टाइल के हिसाब से भी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आपकी एग्जाम टोटल 80 मार्क की होगी। 40 मार्क ऑब्जेक्टिव के और 40 मार्क सब्जेक्टिव के। ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल तो आपको पता ही है, क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्जाम कई बार दे दी है ना। चलो, आज हम इस ऑब्जेक्टिव पेपर स्टाइल के बारे में ही चर्चा करेंगे। 40 मार्क जो सब्जेक्टिव के हैं उसकी चर्चा हम अगले तास में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 से। हमारा चैप्टर नंबर 9 है चित्र कहानी। कैसा शोर। बच्चों, बिरजू चाचा ने अपने खेत में बहुत सारी सब्जियां बोई थी। एक दिन खेत में बिरजू चाचा को पेड़ की छाया में नींद आ गई। तब सारी सब्जियां क्या करने लगी, तो सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। अब खेलते खेलते सारी सब्जियां नोक-झोंक करने लगी। सबसे पहले आलू ने कहा, मैं तो सब्जियों का सरताज हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मुझसे चिप्स, सब्जी, वेफर्स, ये सारी चीजें बनती हैं। फिर उसकी बात सुनकर सारी सब्जियां अपनी अपनी बड़ाई लगाने लगी। पत्ता को भी बताती है कि मेरा तो सलाद बनता है, मेरी सब्जी भी बनती है, मैं सबको पसंद आता हूँ। फिर गाजर क्यों चौप रहता, वो बताता है कि मेरा रंग लाल होता है, मैं सलाद में इस्तेमाल होता हूँ और मुझसे हलवा भी बनता है। तब लौकी भी उछल पड़ती है, अरे अरे मुझसे भी हलवा बनता है, मेरी सब्जियां भी बनती है, मुझसे जूस भी बनता है और मैं स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। ऐसा करते करते सब सब्जियां लड़ पड़ी। अब भिंडी बोली, मैं तो दुबली पतली होती हूँ, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। इस प्रकार सभी सब्जियां अपनी अपनी बड़ाई लगाने लगी और आपस में नोक-झोंक करने लगी। तभी कलकीदार बैंगन ने सबको बताया कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। यदि हम साथ में मिल जाए तो अच्छी बन जाती है, अच्छी सब्जी बन जाती है। और प्रत्येक के अपने अपने गुण हैं। प्रत्येक सब्जी में अलग अलग गुण है और स्वास्थ्य के लिए सारी सब्जियां एक समान है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें इस चित्र कहानी से ये सीख मिलती है कि हम सभी इंसान को भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रत्येक इंसान की अपनी अपनी पहचान है, प्रत्येक इंसान का अपना अपना महत्व है। ठीक है कि नहीं? यस। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10, सीखो, जो एक कविता है। बच्चों, यहाँ पर प्रकृति के और बहुत सारे ऐसे तत्व लिए गए हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब पहले ही बात की गई है फूलों की, कि फूल क्या करते हैं। फूल कांटों के बीच में रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। तो हमें भी फूलों से यह सीख मिलती है कि हमें सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। जीवन में कितनी कठिनाइयाँ, मुश्किलियाँ क्यों ना आए, हमें हंसकर उसका सामना करना चाहिए। आपको पता ही है, जब सुबह सुबह फूल खिलता है
तो ऐसा लगता है कि मानो वो दुनिया पर मुस्कुरा रहा हो। उसे देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। यानी कि फूल हमें यह सिखाता है कि हमें प्रत्येक वक्त मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे जिंदगी में कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। फिर बात की है भंवरे की। भंवरा क्या करता है? भंवरा सदैव गुनगुनाता रहता है। यानी कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना तो है, साथ में खुश रहना है। हमें उदास नहीं होना है। कितनी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितना ही आसपास का वातावरण गंभीर क्यों ना हो, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। फिर बात करते हैं पवन के लहरों की। पवन के लहरों से हमें क्या सीख मिलती है? तो वो अच्छे अच्छे भावों को प्रतिफलित करता है। हमें भी सबके साथ अच्छे भावों से व्यवहार करना चाहिए। इतना ही नहीं, एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सूरज की। सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें रोज धरा पर आती है और अपने सही वक्त पर आ जाती है और पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। हमें भी क्या करना है? हमें भी सूरज की तरह अपने निर्धारित समय पर ही काम करना चाहिए। यानी कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और परफेक्ट बनना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को दूर कर कर हमें क्या करना है? प्रकाशित करना है अपने आप को। ठीक है, फूल से हंसते रहने की सीख मिलती है, भंवरे से गुनगुनाने की यानी कि प्रसन्न रहने की सीख मिलती है। साथ में सूरज की किरणें हमें यह सिखाती है कि हमें प्रत्येक समय यानी कि निर्धारित समय पर आ जाना चाहिए। यानी कि अपना काम हमें परफेक्ट रूप से करना चाहिए। हमें समय का पाबंद बनना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें स्वयं को भी प्रकाशित करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं दूध और पानी से? दूध और पानी हमें यह सिखाता है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। देखो, यदि दूध को पानी में मिला दिया जाए तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर दूध कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है। इस प्रकार हमें पानी और दूध से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर वृक्षों से हमें क्या सीख मिलती है? वृक्ष सदैव विनम्र होता है। किस प्रकार? एक तो वो परोपकारी भी है। देखो, वृक्ष पर बहुत सारे फल फूल आते हैं, लेकिन वो कभी अपने लिए वो इस्तेमाल नहीं करते, दूसरों को दे देते हैं। फिर उसकी डालियाँ क्या करती है? फल आने पर झुक जाती है, यानी कि वो विनम्र बन जाती है। तो हमें भी परोपकारी बनना चाहिए। हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ विनम्रता से व्यवहार करना है। इतना ही नहीं, हमारे अंदर भी परोपकार की भावना होनी चाहिए। ठीक है, फिर बात करें मछली की। तो मछली हमें क्या सिखाती है? मछली हमें यह सिखाती है कि स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना चाहिए। यानी कि यदि देश के लिए हमें कोई काम करना पड़े तो हमें कर देना चाहिए बिना पीछे हटे। हमें देश के प्रति भी लगाव होना चाहिए। ठीक है, फिर पानखर के ऋतु से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें जीवन में धीरज धरनी चाहिए। देखो, जब पानखर आता है तब वृक्ष पर से उसके पत्ते, फूल, फल सब बिखर जाते, फिर भी वृक्ष कैसे खड़ा रहता है? अड़ग खड़ा रहता है ना। उसको यह विश्वास है कि फिर वसंत आएगी, फिर मुझ में पत्ते आएंगे, फल फूल आएंगे। वो धीरज धरता है, हार नहीं मानता है। हमें भी अपने जीवन में धीरज धरनी चाहिए और काम लेना चाहिए। फिर बात करें नदी के झरने की, वो क्या करती है? सदैव आगे ही आगे बढ़ती रहती है। हमें भी अपने जीवन पथ पर
आगे के आगे बढ़ता रहना चाहिए। चलो बच्चों, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, सच्चा बालक। यह एक जीवन प्रसंग है। यहाँ पर अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का है। वो बड़ा होकर एक दिन महान संत बनता है, ठीक है। लेकिन उसकी कौन सी कहानी है, चलो हम देखते हैं। जब वो छोटा था तब से लेकर उसकी माँ ने बताया था कि सदैव सच बोलना, चाहे कुछ भी हो जाए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें सच का साथ देना चाहिए। एक दिन बहुत सारे लोग यात्रा पर जा रहे थे। उसमें अब्दुल कादिर भी जा रहा था बगदाद की ओर। उसी वक्त काफिले पर डाकू टूट पड़े, लूटमार करने लगे और उन्होंने सबका सामान छीन लिया और सबको डरा दिया। वहाँ पर ये अब्दुल कादिर सब कुछ देख रहा था और एक डाकू अब्दुल कादिर के पास जाकर बताता है, क्या तुम्हारे पास भी कुछ है? यदि कुछ है तो वो दे दो। अब्दुल कादिर बताता है कि हाँ, मेरे पास 40 असरफिया है। तो डाकू यह सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये छोटा लड़का ये बता रहा है कि उसके पास 40 असरफिया है। वो डाकू अपने सरदार के पास इस लड़के को ले जाता है और कहता है कि सरदार यह बताता है कि उसके पास 40 असरफिया है। तो सरदार उसे पूछते, कहाँ है तेरी 40 असरफिया? तो अब्दुल कादिर वो 40 असरफिया सदरी से निकाल कर बता देता है। फिर सरदार उसे बताते हैं कि तुमने हमें सच क्यों बता दिया? क्या तुम्हें हमसे डर नहीं लगता है? तब अब्दुल कादिर बताता है कि मेरी माँ ने कहा है कि सदैव सच बोलना चाहिए, हमें किसी भी परिस्थिति में सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर उस डाकू सरदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि इतना छोटा बालक अपनी माँ का कहना कितना मानता है और एक हम है कि ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। तब से सरदार यह प्रतिज्ञा करता है कि आज से हम भी नेक रास्ते पर चलेंगे। वो साथी डाकुओं को कहता है कि इन सब का लूटा हुआ माल उसे वापस दे दो। इस बात को बहुत वर्ष बीत गए। अब्दुल कादिर बड़ा होकर एक संत बना। आज भी बगदाद में उसकी समाधि है। बच्चों, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12, दुमदुमा गांव। बच्चों, दुमदुमा गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। वहाँ के लोग पानी को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न करते थे, लेकिन पानी बचता ही नहीं था। वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। बच्चे इस पानी में नहाना चाहते थे, खेलना चाहते थे, कूदना चाहते थे, लेकिन पानी की कमी की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते थे। तभी एक दिन खेल के मैदान में बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए। उन लोगों ने सोचा कि हमें इस पानी की कमी को दूर करने के लिए कुछ सोचना चाहिए। तब एक बच्चा बोलता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो हर रोज बरसे, पानी जल बरसाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर रजिया बताती है कि हमें क्यों ना हम एक बड़ा सा खड्डा खोदें और हो सकता है कि बारिश आने पर वो खड्डा भर जाए और हमें पानी मिल जाए। सभी बच्चों ने उसकी बात सुन ली। फिर सब बच्चे मिलकर ये खड्डा खोदने का सामान ले आए। वो धीरे धीरे कर खड्डा खोदने लगे। गांव के लोगों ने भी देखा कि बच्चे तो खड्डा खोद रहे हैं, तो उन गांव वालों ने भी इन बच्चों का साथ दिया और वो भी गड्ढा खोदने में लग गए। धीरे धीरे करके एक बड़ा सा तालाब जैसा खड्डा बन गया और बारिश आने पर वो सारा भर गया। अब पानी मिलने की वजह से क्या हुआ,
तो बच्चे उसमें नहाने लगे, खेलने लगे, कूदने लगे। इतना ही नहीं, खेतों की सिंचाई के लिए भी उस पानी का इस्तेमाल होने लगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये सीख मिलती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, पानी का ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, कोई भी समस्या बड़ी क्यों ना हो, यदि हम उसका हल ढूंढने बैठ जाए तो हमें अच्छे से उसका हल मिल जाता है और उस समस्या से भी हम निकल पाते हैं। अब बच्चों, बात करेंगे हम अपनी पेपर स्टाइल के हिसाब से रिवीजन। बच्चों, पहला प्रश्न होगा MCQ, जो 10 मार्क्स के होंगे। मैंने यहाँ पर 3 MCQ लिए हैं। अब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? तो उसका उत्तर है डी, हरा। तो आपको डी के सामने टिक करना है, ठीक है। दूसरा, अब्दुल कादिर के पास कितनी असरफिया थी? तो उसके पास 40 असरफिया थी। तो उसका उत्तर है ए। तो आपको ए के साथ टिक करना है। आलू सब्जियों में क्या है? तो उसका उत्तर है सरताज, बी। आलू सब्जियों में सरताज है। तो आपको बी के साथ टिक लगाना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा सही या गलत, ठीक है। या तो वाक्य सही होता है या तो गलत होता है। आपको अच्छे से पढ़ना है और फिर जाकर टिक लगाना है। देखिए, धुमधुमा गांव के बच्चे पानी में खेलना चाहते थे, तो यह तो बात सही है। आपको ए के सामने टिक लगाना है। दूसरा है शक्करकंद का स्वाद कड़वा होता है, तो ये वाक्य गलत है क्योंकि शक्करकंद मीठा होता है। तो आपको बी यानी कि गलत के सामने टिक लगाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और ब में डिवाइड हुआ है। दोनों में रिक्त स्थान है यानी कि खाली जगह है। दोनों में 4-4 मार्क्स की खाली जगह होगी, यानी कि टोटल 8 मार्क्स की आपको रिक्त स्थान करनी है, ठीक है। आपको विकल्प दे दिए होंगे, आपको विकल्प चुनकर ही आगे बढ़ना है। देखते हैं, रास्ते में खाली जगह पर डाकू टूट पड़े। किस पर डाकू टूट पड़े? तो कि काफिले पर, यानी कि सी। तो आपको सी के सामने टिक लगाना है। फिर हमेशा हंसते रहने की सीख कौन देता है? तो आपको पता है, हंसते रहने की सीख देता है फूल, यानी कि बी। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। फिर है हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां खाली जगह है। उसका उत्तर तो आपको पता ही चल जाएगा, ए, फीकी। तो आपको ए के सामने टिक लगाना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी 2 विभाग होंगे, अ और ब। दोनों में सही मिलान करना है, यानी कि जोड़ लगानी है। दोनों 3-3 मार्क के होंगे, यानी कि टोटल 6 मार्क्स के ये मिलान होंगे। ओ का ओ के साथ मिलान कीजिए। अब मैंने यहाँ विरुद्धार्थी शब्द लिए हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द हो सकते हैं, संज्ञा हो सकती है, विशेषण हो सकता है, वचन हो सकता है, लिंग हो सकता है, समानार्थी शब्द हो सकते हैं, शब्द के अर्थ भी हो सकते हैं। फिर आपकी इकाई और उसका साहित्य प्रकार वो भी हो सकता है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, तब जाकर आपको ये मिलान आएगा। शांत, उसका विलोम शब्द है अशांत, यानी कि सी। भलाई, उसका उत्तर है बुराई, ए। पसंद, उसका उत्तर है नापसंद, बी। अब देखते हैं कि हमारे जोड़ कहाँ पर है। 9 में सी, तो यहाँ पर 10 ए, यहाँ पर 11 बी, यहाँ पर। तो उसका सही उत्तर है सी। आपको सी पर टिक लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 होगा, एक शब्द में ही उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे, सभी के 1-1 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स के होंगे। अब मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिया है। वचन के कितने भेद हैं? शुट,
एक ही शब्द में उत्तर देना है। चलो बताइए वचन के कितने भेद हैं? यस, 2। तो उत्तर है बी। आपको बी के सामने टिक लगाना है। अब लास्ट क्वेश्चन होगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स। यह लड़का अपने पास फिर क्या आएगा? 44 असरफिया बताता है, 40 असरफिया बताता है, 24 असरफिया बताता है कि एक भी नहीं? उसका उत्तर है 40 असरफिया बताता है, यानी कि उसका उत्तर बी है। तो आपको बी के सामने टिक लगाना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरी पेपर स्टाइल समझ में आ गई होगी और इन चारों चैप्टर का पुनरावर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले तास में सब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे, फिर इन चारों चैप्टरों का फिर से थोड़ा सा पुनरावर्तन करेंगे। तब तक के लिए इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पढ़ाई करने में सहूलत रहेगी। इसके बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी जो इस पेपर साइट्स के हिसाब से ही होगी। आंसर भी दिए गए होंगे। आपको अपनी बुक के अंदर इसकी कॉपी करना है, पढ़ना भी है। देखो बच्चों, ये आपकी समझ के लिए है, ठीक है। अब अलविदा लेती हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि अगले तास में तो फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।